अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर साइंस क्लास। हम लोगों ने बेटा चैप्टर स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल, जो कि कंप्लीट हो चुका है। नाउ आवर गोल इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हमने किया भी हुआ था ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसको अब स्किप करेंगे, बाकी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है आपके पास बेटा। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सल्फर? सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। तो बेटा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 6, 18 कंप्लीट हो गए। बी पे टिक कर देंगे सब लोग। अब पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियड जो होता है पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रो होती है, किधर से किधर जाती है? लेफ्ट टू राइट जाती है। और बेटा ये 1 2 3 इस तरह से आपके पास आती है, सीधी सीधी असेंडिंग ऑर्डर में नंबर आता है, एटॉमिक नंबर असेंडिंग होता है। असेंडिंग होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो ये आपके पास पहले वाला ही जो है वो ठीक हो जाएगा। बाकी पढ़िएगा बेटा, आपको पता चल जाएगा ये गलत है। ठीक है, इतने हैं आप लाइक, इतने से लाइक हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3, आर द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव? जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनका बेटा लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। उसी बेसिस पे तो आप ग्रुप बनाते हो ना। तो इसमें आपके पास कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है? लास्ट शेल को आउटर शेल या फिर वैलेंस शेल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास सी वाला ठीक हो गया। मोस्ट मेटल्स क्या होते हैं बेटा? पहला अगर देखा जाए, पहला क्यों गलत है? आर नेचुरली शाइनी नहीं होते। जब इनको पॉलिश करते हैं तब ये शाइनी होते हैं, या रब करते हैं तो शाइनी होते हैं। तो इसका मतलब है बी वाले की तरफ जाए। कैन बी पुल्ड इनटू वायर्स, ऑफ कोर्स ये डक्टाइल होती हैं तो इनसे वायर्स बनाई जा सकती हैं। विच इज द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ लेड दैट मेक्स इट अ गुड मटेरियल फॉर रूफ्स? लेड आपने पढ़ा था बेटा वाटरप्रूफ के तौर पे यूज होता है, कोई भी शेप बन जाती है इसकी, क्योंकि ये मैलिएबल होता है, इससे शीट्स बनाई जा सकती हैं। तो ये वाला पार्ट पॉइंट आपके पास हो गया, करेक्ट हो गया। ओके मैम, नेक्स्ट देखिए बेटा, ट्रू फॉल्स है। एंड द पीरियोडिक टेबल इज अ सिस्टम फॉर अरेंजिंग ऑल ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स। ऑफ कोर्स बेटा दिस इज ट्रू। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एडेड टुगेदर इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। बेटा प्रोटॉन्स जो होते हैं वो अकेला एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं होती। आप अगर एडिशन की बात भी करते हो तो वहां पे आप न्यूट्रॉन की बात करते हो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एटॉमिक मैस बनाते हैं, एटॉमिक नंबर फिर भी नहीं आता, तो ये फॉल्स हो गया। एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ ऑल ग्रुप्स कहते हैं, जो बॉटम पे होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बजाय इसके कि आप टॉप वाले एलिमेंट्स की बात करो। बेटा आप लोगों ने ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, तो ज्यादातर में आपने यही पढ़ा था, डाउनवर्ड जाओगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, डाउनवर्ड जाओगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है बॉटम पे जो है उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो ज्यादा रिएक्टिव है, टॉप वाले इतने रिएक्टिव नहीं है। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग ड्यू टू देयर लो डेंसिटी। बेटा हाई डेंसिटी होगी तभी वो स्ट्रॉन्ग होंगे ना। ब्रास इज सोनोरस है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, इसीलिए तो यूज किया जाता है। तो ये आपके पास हो गया ट्रू फॉल्स। फॉरवर्ड बेटा मूव करते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक टेबल दिया हुआ है और उस टेबल को देखते हुए आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं। इस टेबल में आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं? एलिमेंट्स की सिंबल दिए हुए हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि आप एटॉमिक मास ही समझ लो एक तरह से, वैसे ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द 4 एलिमेंट्स लिस्टेड इन द टेबल। क्या आपको इनके नाम आते हैं? ऑफ कोर्स आते हैं बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल डू दीज एलिमेंट्स बिलोंग? ये किस ग्रुप के हैं बेटा? अगर गौर करो तो ये पहला ही ग्रुप है। कैसे पता चलेगा? आप लोग बेटा, आप लोगों ने याद किया हुआ है, हाय लैला ने की रब से फरियाद, ये वही बना हुआ है। हाय तो गया कहीं, लैला ने की रब से फरियाद भी नहीं है, सीजियम भी नहीं है, फ्रेंडशिप भी नहीं है। उसके अलावा आप इसके अगर एटॉमिक नंबर आधे आधे कर लोगे ना, तो फिर उसका एटॉमिक मॉडल बना के तो भी पता चला सकते हो। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इनका बचेगा तो भी आपको पता चल सकता है। ठीक है, लेकिन इतना आप जो है वो मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि आपको ट्रिक आती है। ओके, फर्दर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर, तो ग्रुप कौन सा हो गया बता दिया ना, ग्रुप नंबर इज 1। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अगेंस्ट रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ एक एक्सिस पे मेल्टिंग पॉइंट को ले लो, एक एक्सिस पे रिलेटिव एटॉमिक मास को ले लो और ग्राफ बना दो। मैथ्स आपका अच्छा, आप ग्राफ बना लोगे खुद ही, है ना? बना लोगे ना? बना देती हूँ थोड़ा सा। ओके, उसके बाद है बेटा, कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से भी बनाना। तो बात भी ये कह रहा है सेम ग्राफ पे, इसका मतलब शुक्र अल्लाह का हमने अगला क्वेश्चन खुद ही पहले पढ़ लिया है। नहीं तो ऐसे हमने पहले मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से बनाया था, बाद में पता चलना था उसी के अंदर बॉइलिंग पॉइंट घुसाओ गई, तो फिर आपको थोड़ी सी मसला हो जाता है। स्केल आपने उसके अकॉर्डिंग सेट किया होता है, तो अभी आप जो स्केल सेट करेंगे और दोनों को माइंड में रखते हुए करेंगे। ठीक है, अब बेटा आ जाता है हमारे पास ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे हम स्पेस में बना लेते हैं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बनाते वक्त क्या याद रखते हो? ग्राफ बनाते वक्त आप कहते हो एक वाई एक्सिस है और एक क्या है? एक्स एक्सिस है। ठीक हो गया? ओके, वाई एक्सिस पे आप ऐसे करिए कि बेटा एटॉमिक मास ले ले, रिलेटिव एटॉमिक मास ले ले। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास अगर देखो तो कितना डिफरेंस आ रहा है आपको पता? स्केल सेट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? ऑफ कोर्स करना पड़ता है बेटा। स्केल के अकॉर्डिंग अगर देखो तो ये आपके पास गैप तकरीबन 6 है, 23 है, 39 है, 85 है। कितना कितना रखे? 10-10 का रख ले, 10 का। चले 10-10 का रख लेते हैं, ना भी कहोगे तो कोई बात नहीं, रख लेती हूँ। 10, 20, ये तकरीबन कहाँ तक जाना चाहिए हमें? तकरीबन 90 तक चले गए, है ना? 40, 60, भाई इसको तो ऊपर भी बनाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं बना लेते हैं, क्या जाता है हमारा।
जाता भी है कुछ और नहीं भी जाता, हमारी मेहनत बढ़ जाती है। कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए ये काम भी कर लेंगे। एक लाइन लगानी पड़ेगी, उफ़ल्ला लगा दो, लगा दी है। 60 के बाद बेटा क्या आएगा? 80 के बाद क्या आएगा बेटा? 100। ठीक है, यहाँ तक कर ही लो। तो ये आपने इस साइड पे लिख देना है प्यारा सा करके, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, स्पेलिंग इधर से टेबल से देख लेना। अल्लाह का बंदा, मुझे पता तुम लोगों ने याद तो करने हैं नहीं, कर लेना याद, मुश्किल नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं एक्स एक्सिस पे। बेटा एक्स एक्सिस पे क्या स्केल सेट करें? अब इन दोनों को देखते हुए हमने स्केल सेट करना है। यहाँ पे अगर सबसे कम वैल्यू देखी जाए तो है आपके पास बेटा 39। ठीक है, दोनों को देखते हुए स्केल सेट करना है। 39 सबसे छोटी वैल्यू 39 के करीब आ जानी चाहिए और सबसे बड़ी तकरीबन 1300 के करीब आ जानी चाहिए। तो सूटेबल क्या है? सूटेबल आप कर सकते हो 40-40 का गैप रख लो, 50-50 का गैप रख लो, जो आपको इजी लगता है। ठीक है, आप बताओ जरा कितना गैप रखो? आवाज नहीं आ रही मुझे बेटा, थोड़ा ऊंचा बोले। कितना कितना गैप? हाँ ठीक हो गया, 40 का रख लेते हैं। ठीक है, 40 का गैप रख लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ सामने भी हमें दिखे, दिख भी जाए ना, पता भी चले कुछ। और छोटा कर लेते हैं, दिखेगा ना आप लोग को? दिख ही जाएगा बेटा, कोशिश करना जरा दिख जाए आपको, आपका भी थोड़ा भला हो जाए। इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, हमने कहा कितने कितने का गैप हम रखने जा रहे हैं? 40-40 का। ठीक है, 40, 50, 120, 160, 200। ठीक है, और कितना चाहिए हमें? हमने तो तकरीबन 1300 तक, इतनी दूर तक हमने जाना है। अल्लाह के बंदो, 40 का गैप तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? थोड़ा और ना कर लें? और कर लेते हैं बेटा, गैप बढ़ा लेते हैं, 50-50 का रख लेते हैं। ठीक है, थोड़ी जल्दी हमारी जान छूट जाएगी। 50-50 रख लो। ठीक है, 50 तो बहुत ही प्यारा लिखा गया, बिल्कुल आपकी तरह। 100, 150, 200, 250, 300। अब तो दिल चाह रहा है 100 का ही रख लेते। चलो 100 का ही रख लेते। अच्छा, आपके पास ना बेटा स्पेस होगी, आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत मसला बन रहा है कि मुझे काफी आगे जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे टेबल को बहुत छोटा करना पड़ेगा। और आप लोगों ने कहना कि मैम दिख नहीं रहा। 200, अब ऐसे करके लिख लेते हैं। 300, 400, 500, 6, 7, 8 क्लास पे आकर रुक गया, पता है ना 8 क्लास है इसलिए। अच्छा 9, 10 पे आके क्या बन रहा है? 1000 बन रहा है। ठीक है, अभी भी हम नहीं पहुंचे। 1100, तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद बेटा मुश्किल नहीं, आसान है। बाद में आप लोग कहोगे कि मैम को नहीं आता था तो हमें कहाँ से है। 1200, 1300, 13 से भी आ गया ये अल्लाह का बंदा, 1331 है। 1400 तक बना लेना। आप लोग ऐसे करना, आप लोग ना थोड़ा गैप, आप वैसे ग्राफ पेपर पे अगर ट्राई करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। बता, वो डिब्बे डिब्बे बने होते हैं। ओके बेटा, एक दो प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक है, सारा नहीं प्लॉट करते, एक दो कर लेते हैं, आपको समझ तो आ ही जानी है। तो यहाँ पे देखें बेटा, आपके पास है रिलेटिव एटॉमिक मास 6.9। ठीक है, यहाँ से आपकी तकरीबन 6 वाली वैल्यू हो गई और मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए 180। ठीक है, 180 की वैल्यू ऑलमोस्ट 100 और ये 200 के इधर करके आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइंट दिखे, यहाँ पे करके आपको पता ना, आपने बिल्कुल इसके सामने करना होता है। रुको, ये इसके सामने इधर से बराबर में आएगा और नीचे से वैल्यू बराबर में आएगी। यहाँ पे एक डॉट लगा दोगे स्केल रख के। ठीक है बेटा, बात को समझिएगा जरा। आपके पास वैल्यू है 180 की, 100 से थोड़ा सा पीछे करके, थोड़ा सा वैसे यहाँ पे करके ना आपके पास 180 वाला पॉइंट आ जाएगा और इस साइड से आपने लेनी है 6.9 वैल्यू, यानी कि 7 के करीब। तो ये यहाँ पे, ये तो 200 है, सॉरी, यहां पे करके आपके पास बेटा ये पॉइंट आ जाएगा विच इज ऑलमोस्ट 180। ठीक हो गया। आप उसके बाद बेटा आप फर्दर देखो, उसके बाद है 23 पे 98। ठीक है, 23 किधर? इधर करके तकरीबन मैम तकरीबन इधर आ जाएगा और कहां तक लेके जाना है आपने? 98 यानी 100। तो ये यहां पे करके आपके पास पॉइंट आ जाएगा। तो बेटा आप इतने ज्यादा जो पॉइंट्स आपके पास आ जाते हैं, उन पॉइंट्स को बाद में आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आप क्या करेंगे, इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। इसको इससे मिलाया, फिर आगे फर्दर जो जो पॉइंट्स आएंगे उनको आपस में मिलाते गए आपके पास इस तरह से कोई भी टेढ़ा मेढ़ा सा लाइन ग्राफ बन जाएगा, जो कि आपका मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से होगा। आपने क्या करना है, फिर बनाना है बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। इसी तरीके से बेटा बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू देखोगे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट 6.9 पे क्या है? 1331। इसका मतलब है 6.9 का यहाँ पे जाके
कहीं आगे जाके कहीं पॉइंट आएगा, उस पे आप पॉइंट लगा दीजिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बना दीजिएगा। तो आपके पास ना डिफरेंट कर्व्स आएंगी जो कि आपको बताएंगी कि पहले आपके पास बेटा दो तरह की कर्व्स आ जाएंगी जो कि आपको बताएंगी कि पहले मैस जब कम था तो ग्राफ नीचे था, फिर जो है मैस बढ़ा तो ग्राफ ऊपर गया, या बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, ज्यादा हुआ, क्या हुआ, वो वेरिएशन आपको दिख जाएगी। बेटा ग्राफ आप दूसरी तरह भी बना सकते हो। किस तरीके से? आप इस साइड पे अगर लेना चाहते हो ना टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चाहे इस साइड पे ले लेना और एटॉमिक मैस चाहे इस साइड पे ले लेना, फिर भी ग्राफ आपके पास एक्सेप्टेबल ही होगा तकरीबन। ठीक है, अब ग्राफ में आपके पास दो कर्व्स होंगी, दो कर्व होंगी। ठीक है, उन टू कर्व्स को देखते हुए आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी? इंफॉर्मेशन आपको ये मिलेगी कि ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास सेम है पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। या फिर कर्व की जो शेप बनेगी, हो सकता है आपकी स्ट्रेट लाइन बने, हो सकता है आपकी कहीं पे इंक्रीज हो रही हो, कहीं पे डिक्रीज हो रही हो, तो आप ये भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। समटाइम देखते हो आपके मैथ्स के बढ़ने से इंक्रीज कर रही है और फिर 40 पे जाके पता नहीं डिक्रीज कर गई थी, 60 पे जाके डिक्रीज कर गई थी। तो आपने उस ग्राफ को देखते हुए डिस्क्राइब कर देना। ठीक है बेटा, ग्राफ में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे फिर वॉइस नोट करिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको ना दूसरी तरह से बना के ग्राफ पेपर पे तो समझा दूंगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, 3 एलिमेंट्स नेम्ड आफ्टर पीपल। कहते हैं कुछ एलिमेंट, यहाँ पे मैंने पीरियोडिक टेबल लगाया है, आप अपनी बुक से देख लेना। बेटा पीरियोडिक टेबल पे आप एलिमेंट्स पे गौर करो ना, तो बहुत से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लोगों के नामों पे होते हैं, कंट्रीज के नामों पे होते हैं, या फिर कॉन्टिनेंट्स के, प्लैनेट्स के नाम पे भी होते हैं। ठीक है, अभी आपको कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, कोई से 3 एलिमेंट्स बताने हैं विच आर नेम्ड आफ्टर पीपल, लोगों के नाम से बने हैं। जैसे बेटा आइंस्टाइनियम है, आइंस्टीनियम आइंस्टाइन के नाम पे बना हुआ है। ठीक है, तो आप इनमें से देख के आपको सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यूरोपियम भी है आपके पास, अभी ये थोड़ा सा टेढ़ा मेरा दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास मरकरी भी है, Hg ये। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ, उधर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 3 एलिमेंट्स नेम्ड आफ्टर पीपल जो कि लोगों के नाम पे थे, उसमें बेटा आ जाता है आइंस्टीनियम। ठीक है, आइंस्टाइन के नाम पे, इसी तरह सीरियम और फर्मियम, और भी मिलेंगे आपको। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, आइंस्टीनियम, सीरियम, फर्मियम। 3 एलिमेंट्स नेम्ड आफ्टर कंट्रीज, कंट्रीज के नाम पे जो थे बेटा, उसमें फ्रांसियम आ जाता है, फ्रांस के नाम पे फ्रांस होता है, जर्मीनियम, कैलिफोर्नियम। ठीक है, आपको समझ आ रही है किस किस कंट्री की बात हो रही है। 2 एलिमेंट्स नेम्ड आफ्टर प्लैनेट्स, अभी मरकरी जैसे हमने देखा, मरकरी आ जाएगा। उसके अलावा नेपच्यून के नाम पे नेपच्यूनियम भी है। 1 एलिमेंट नेम्ड आफ्टर अ कॉन्टिनेंट, यूरोपियम जो होता है, यूरोप हर किसी को होता है, हम यूरोप चाहें, है ना, यूरोप कंट्री में चाहें, खासकर बॉयज को होता है। तो ये बेटा आपके पास आ जाते हैं कि उन्होंने कहा है कि पीपल के हिसाब से, कंट्रीज के हिसाब से, प्लैनेट्स के हिसाब से, कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से आप बता सकते हैं कि एलिमेंट्स के नाम रखे गए। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन 5 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है suggest explanation for the following. Question number 1, the inside of a steel food can is coated with tin. कहते हैं एक टिन कैन ले लिया, स्टील कैन ले लिया। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने टिन लगाई होती है, टिन की कोटिंग की होती है। क्यों, ऐसा क्यों बेटा? साहब उन्होंने टिन का रीजन भी बता दिया, कहते हैं लेस रिएक्टिव मेटल होती है देन आयरन, आयरन से कम रिएक्टिव है। स्टील जो है या आयरन है बाहर वाली साइड पे है, उससे कम रिएक्टिव है, तो क्या फायदा होगा? फायदा बेटा ये होगा, अंदर आपने रखनी है फूड। ठीक है, अगर ये रिएक्टिव होगी तो ये तो फूड के साथ ही रिएक्ट होना शुरू कर देगी, तो आपकी फूड तो बड़ी जल्दी खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये क्या कर रही है, आपकी फूड को सेफ रख रही है, फूड का लाइफ स्पैन बढ़ा रही है। उसके अलावा आप कहेंगे कि एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर भी एक्ट कर रही है, कि बाहर जो स्टील या आयरन लगा हुआ बड़ा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो उससे इसको बचा रही है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी केबल्स। बेटा केबल बना रहे हैं, तारे बना रहे हैं, तो इसका मतलब है सबसे पहले तो बात हो जाएगी कि मेटल है, तो ये क्या है? डक्टाइल है। ठीक है, डक्टाइल है, इसीलिए इससे वायर्स बन रही हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसको ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी केबल्स, ऊपर लटकाने वाली केबल्स में क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज इसका जो वेट है वो क्या है? कम है, इसकी डेंसिटी जो है वो काफी कम है बेटा, इसका वजन कम है। जब वजन कम है तो इसको लटकाया जाएगा तो आसानी होगी ना। आपको चीज हो ही बड़ी वजन है, उसको ऊपर लटका दो, नीचे गिरती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड टू मेक वॉशिंग मशीन्स एंड टंबल ड्रायर्स। ठीक है, ड्रायर्स में भी स्टील यूज किया जाता है, स्टेनलेस स्टील, और उसके अलावा वॉशिंग मशीन में भी। इसका क्या फायदा है? क्योंकि बेटा ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंट टू करोजन होता है। आपने इसमें पानी डालना होता है ना कपड़े धोने के लिए, तो अब ये जो है करोजन ही नहीं लगेगी, इसको रस्टिंग ही नहीं होगी इसकी, तो इसका मतलब है फायदा हो गया आपका। वही अगर आप लोहे के बना लो मशीनों को अंदर से, तो फिर हर दूसरे दिन उसको पेंट ही करते रहोगे कि भाई आज रस्टिंग लग गई है, इसको जंग लग गया, तो क्या करें, मशीन बदल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं।
तो इसलिए ये सेफ है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, गोल्ड इज यूज्ड इन ज्वेलरी इज अलॉयड विद अदर मेटल्स। आपको मैंने ये बताया था बेटा, आपको बताया था जो प्योर गोल्ड होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसमें हम ना कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं, सिल्वर, कॉपर या जिंक वगैरह ऐड करते हैं जिससे वो हार्डन हो जाता है। तो इसका मतलब है प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है, हम इसको अलॉय की फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट करते हैं, अलॉय इसलिए बनाते हैं ताकि ये स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। और ये ज्यादा फिर ड्यूरेबल होता है, काफी टाइम तक वही शेप ही रहती है, काफी टाइम क्या रहती है वो शेप है। ठीक हो गया बेटा। इन क्वेश्चंस को देखिएगा, कहीं पे कोई भी डाउट हुआ यू कैन मैसेज मी एज वेल। अल्लाह हाफिज।